गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके कॉस्टिंग सब्जेक्ट की, जो कि सीएमए इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 8 है। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें आती है, कितने कितने नंबर की कौन कौन सी चीज आ रही है, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। आइए, कॉस्टिंग कॉस्टिंग को आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड किया गया है। पहला आपके है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट। बच्चों, कॉस्टिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में आपके सबसे पहले आता है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 8 से 10 नंबर का आपके लमसम आता है, 8 to 10 मार्क्स। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। वो भी आपके 8 to 10 मार्क्स का आता है। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो जो शूट हो रहे हैं वो सीएमए इंटरमीडिएट के लिए हो रहे हैं। स्पेशली सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए वीडियो शूट हो रहे हैं। और आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये जो क्लासेज जो है, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने बिल्कुल सही चेहरा चुना है आपके कॉस्टिंग सब्जेक्ट के लिए। आपको पूरा इन डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और सब चीजें आपको बताने वाला हूं और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए बच्चों, आपकी तीसरा जो चैप्टर है वो है ओवरहेड। कौन सा चैप्टर है? ओवरहेड। ओवरहेड भी 8 to 10 मार्क्स का आपका कवर होता है बच्चों। और फोर्थ जो है वो है आपके कॉस्ट शीट जो है वो भी 8 to 10 मार्क्स में कवर होती है। 8 to 10 मार्क्स में आपके कॉस्ट शीट जो है कवर होती है। और अदर, इसमें डाल दीजिए अदर में अपन क्या करेंगे? थ्योरी, रिकंसिलेशन वाला चैप्टर, ये सारी चीजें जो है वो अदर टॉपिक्स में कवर करेंगे। अदर टॉपिक ये भी 8 to 10 मार्क्स का कवर करेगा लमसम। आपके टोटल जो है मिनिमम 40% इसमें से आने वाला है, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन जो है, 40 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही आपके आएंगे। आपका 40% सिलेबस जो है वो ए पार्ट का है। चलिए आइए पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी आइए बच्चों, पार्ट बी में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जॉब कॉस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बाकी एमसीक्यूज या छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। वैसे 10 अटेम्प्ट में सिर्फ 2-3 बार इसमें से बड़ा क्वेश्चन आया है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। आगे आइए, अगला टॉपिक है बेच कॉस्टिंग भी आपसे मैं बात करूं बेच कॉस्टिंग की, तो बेच कॉस्टिंग भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि सिमिलर टॉपिक जो है वो मटेरियल कॉस्टिंग में दे रखा है। बस थोड़ा सा इंडिफरेंस है, इस वजह से इसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। थर्ड टॉपिक पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अच्छा बच्चों, बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बी पार्ट में यही है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो 8 से लेके 10 मार्क्स का लमसम आएगा आपकी, और ये कंफर्म लगभग क्वेश्चन आता ही है। 12 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। चलिए आइए, प्रोसेस कॉस्टिंग अगला कौन सा टॉपिक है? प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट कॉस्ट। आपके प्रोसेस एंड जॉइंट कॉस्ट में से भी 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। या तो प्रोसेस कॉस्टिंग में से आएगा या फिर जॉइंट कॉस्टिंग में से आएगा। आपके जो अगला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बच्चों, आपको बता दूं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से भी 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
आपके टोटल जो ये यूनिट है वो 30% कवर करती है। टोटल 30% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही आते हैं। आपके पेपर जो बनेगा उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन तो कंफर्म इसमें से आए। चलिए आइए आगे आओ। पार्ट सी। पार्ट सी। पार्ट सी में आपको बता दूं 3 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है मार्जिनल। अच्छा, मार्जिनल एक बहुत बड़ा चैप्टर आपके है और लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपके फाइनल में भी आता है 40 से 50 नंबर का, और लमसम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी फाइनल में दे रखे होते हैं। चलिए अगला टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक मिनट बच्चों, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चों 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन तो इसका भी आता है। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसका भी आता है आपके। और अगला देखिए बजट। बजट बजट का भी 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आपको मैं बता दूं कि ये वाली जो है आपके पार्ट सी जो है वो भी 30% कवर करती है। मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अच्छा, टोटल मारे तो कितने हुए सर? तीनों पार्ट के 100 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म हो गए। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आ जाइए बच्चों। अपन सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं एक बार के लिए। चलिए आइए देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग पहली वाली यूनिट में, और कॉस्ट शीट, और तीसरा है ओवरहेड। ये 3 चैप्टर तो बहुत अच्छे से कर लेना, इनमें से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। पहली यूनिट में 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, मटेरियल कॉस्टिंग, ओवरहेड और कॉस्ट शीट। आइए आगे आइए, पार्ट बी में आपको सबसे अच्छे से करना है चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और 10 से 12 नंबर का आराम से आ जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन तो जाते ही दिख जाएगा आपको, 8 नंबर तो कम से कम मान। चलो आओ, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये भी आपके 8 to 10 मार्क्स का आता है और इसमें से भी क्वेश्चन कंफर्म आएगा। आपके ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको ये 3 चैप्टर में इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूं। इस बार ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन मुझे लग रहा है कंफर्म आएगा। 3 टॉपिक जो है वो कंफर्म आप अच्छे से करोगे। ए पार्ट में भी 3 टॉपिक थे, बी पार्ट में भी 3 टॉपिक थे। इसी तरह सी पार्ट में तीनों में से बहुत अच्छे से कर लेना, तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से करना है आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि 16 नंबर की आ रही है, एक इकलौता चैप्टर जो 16 मार्क्स का आ रहा है आपको मार्जिनल बहुत अच्छे से करनी है। स्टैंडर्ड भी अपन अच्छे से करेंगे और बजट भी अच्छे से करेंगे। बच्चों ये जो टॉपिक आपको बताए हैं ये सारे टॉपिक्स हम यूट्यूब पे डालेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। रोजाना एक क्लास हम सब अपलोड करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे रोजाना एक क्लास हम अपलोड कर सकें। और देखिए जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इनमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और प्लस स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर किए जाएंगे। प्रॉपर तरह से क्लास चलेगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आइए आइए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक अपन ने उठाया था मटेरियल कॉस्टिंग। आइए मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा मटेरियल कॉस्टिंग, आते हैं मटेरियल कॉस्टिंग पे। चलिए अच्छा बच्चों, मटेरियल कॉस्टिंग को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके मटेरियल कॉस्टिंग में। टोटल 3 तरह के क्वेश्चन हैं आपके मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में, आपको सही से देखना है। आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपके बनता है परचेज पॉलिसी से रिलेटेड। परचेज पॉलिसी, सर ये परचेज पॉलिसी क्या होती है? बच्चों सब इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूं, अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि चैप्टर में क्या क्या है। आइए सेकंड देखते हैं। आपके सेकंड जो है वो है आपके स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल से रिलेटेड
क्वेश्चन। अच्छा सर, स्टॉक लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है? अभी तो अपन नाम देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, सब चीजें क्लियर करेंगे। आइए थर्ड वाला जो है वो है इश्यू ऑफ मटेरियल। अच्छा सर, ये वो वाला ही है क्या जिसमें लिपो पिपो वेट एवरेज है? हाँ वही टॉपिक है। इन डिटेल में इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। टोटल 3 तरह के टॉपिक्स आपकी बुक में दे रखे हैं। कुछ अदर टॉपिक्स भी है, छोटे मोटे हैं, वो 1-2 क्वेश्चन अपन अलग से कर लेंगे। मोस्टली ये 3 टॉपिक है आपके। फर्स्ट जो मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने इन डिटेल स्टडी की है, सब चीजें देखी है। ये 3 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं आपके हर बार, और इसमें से सबसे ज्यादा बनने के चांसेस जो है ना वो इस वाले टॉपिक के, परचेज पॉलिसी में से। ईओक्यू वाला क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? ईओक्यू नहीं याद आ रहा सर, कोई बात नहीं, सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं। आगे पहला टॉपिक डालते हैं अपन। पहला टॉपिक परचेज पॉलिसी। परचेज पॉलिसी, ठीक है सर, परचेज पॉलिसी, ठीक है सर। परचेज पॉलिसी से रिलेटेड बात कर रहे थे अपन, ठीक, ओके। परचेज पॉलिसी में सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में सब समझ में आएगा। सपोज मानो कि एक मार्केट है, क्या है ये? मार्केट। और ये आपकी क्या है? एक कंपनी, ये कंपनी है। अच्छा, ये मार्केट है और ये कंपनी है, ठीक है सर, समझ में आया, मार्केट और कंपनी। अच्छा, मार्केट कंपनी है, कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है आपकी कंपनी, ठीक है सर, ये भी समझ में आया। तो बताओ, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? बोले हाँ सर। तो मैं ये बोलता हूं कि इस कंपनी को एनुअल रॉ मटेरियल जो है वो कितना, एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1000 केजी है। दोबारा बताऊं, एक कंपनी है जिसमें एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है? 1000 केजी, 1000 किलो। चलिए सर, समझ में आ गया हमें कि एक कंपनी है जो कि आउटपुट बनाती है, उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट टोटल 1000 केजी है, ठीक है। रॉ मटेरियल मीन्स आउटपुट को बनाने के लिए जो सबसे पहले इनपुट लगता है ना, उसी को रॉ मटेरियल बोलते हैं। सर समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया सर ये तो। चलो अब बताइए, अब मैं ये बोलता हूं कि इस रॉ मटेरियल को लाने से रिलेटेड कॉस्ट, उसको रखने से रिलेटेड कॉस्ट और उसको परचेज करने से रिलेटेड कॉस्ट, तीनों कॉस्ट को टोटल मार देता हूं तो रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ जाती है मेरे पास। सर दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया? 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट कर, 1 मिनट टाइम दीजिए बस, ठीक। ये देखिए, अब है ना, देखो सबसे पहले अपन मार्केट में गए, ये मार्केट में एक छोटी सी शॉप है किसी की, इसने रॉ मटेरियल क्या किया? परचेज किया। सर परचेज, हाँ परचेज तो करते हो आप। तो इसके पास गए तो इसने बोला एक रॉ मटेरियल की यूनिट 15 रुपए की है। कितने रुपए की है? बोले सर 15 रुपए की। कितने की? 15 रुपीज की। तो मुझे ये बताओ कि मुझे परचेज कॉस्ट निकालनी है, परचेज कॉस्ट निकाल। अच्छा, मुझे टोटल रॉ मटेरियल कितना खरीदना है? सर 1000 की रिक्वायरमेंट है आपको, तो 1000 ही खरीदोगे ना? तो मैंने बोला हाँ वही, एनुअल यूजेस, एनुअल यूजेस, पूरे साल में कितना यूज हो रहा है, इनटू एक यूनिट की कितनी का प्राइस है, तो परचेज रेट, परचेज रेट, परचेज रेट। अच्छा, आप मुझे बताओ एनुअल यूजेस कितना है? 1000। सर बोले 1000 यूनिट खरीदोगे, एक यूनिट कितने का है? 15 का है। टोटल कितना? बोले सर 15। टोटल कितना हुआ बच्चों? बोले सर 15,000। टोटल हो गया 15,000। आपकी परचेज कॉस्ट कितनी लगी? 15। चलिए एक कॉस्ट तो समझ में आई सर हमें। चलिए, आप रॉ मटेरियल को खरीदते हो, पहले सबसे पहले जाके आप क्या जाते हो? मार्केट में जाते हो, किसी एक शॉपकीपर के पास जाके वहां से रॉ मटेरियल खरीद लेते हो। तो टोटल अपने कितनी कॉस्ट लग गई? 15,000। समझ में? फिर अपन ने बोला कि ठीक है खरीद तो लिया, अब इस रॉ मटेरियल को मैं कंपनी में भी तो लाऊंगा। रॉ मटेरियल को खरीद लिया, ठीक है,
लेकिन इसको कंपनी में भी तो लाना है। तो बोले सर हाँ, तो इससे रिलेटेड भी तो कॉस्ट लगेगी। तो बोले हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा बच्चों, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है मार्केट से लेके कंपनी तक लाने की जो कॉस्ट लगती है ना, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है, लोडिंग, अनलोडिंग और अदर कोई छोटा मोटा खर्चा होता है वो इंक्लूड होता है। तो ये सब कॉस्ट कौन सी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप जैसे अमेजोन से कुछ मंगाते हो तो उसको ऑर्डर करते हो, तो वहां मार्केट से जहां पे अमेजोन का शोरूम है वहां से लेके आपके घर तक जो चीज लेके आ रहा है उसको, उसकी कॉस्ट को क्या बोलोगे आप? ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर डिलीवरी कॉस्ट। तो यही कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। मार्केट से लेके और आपकी फैक्ट्री तक के लाने की खर्चे को क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर समझ में आया। टोटल आपको सपोज 1000 यूनिट खरीदने, आपको 1000 यूनिट खरीदने मैंने बताया था क्योंकि 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मैं ये बोलता हूं कि 1000 यूनिट साथ में नहीं खरीदता, मैं टुकड़ों में तो खरीद सकता हूं भाई, 2 बार जाके ला सकता हूं, 3 बार जाके ला सकता हूं। हो सकता है अभी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो हर महीने, 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ रही हो। तो बताओ मुझे कि आप कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है पूरे साल में, उसमें डिवाइड किसका कर दो, एक ऑर्डर कितने का दे रहे हो। सपोज मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं 200 यूनिट का, मैं बोलता हूं कि 200 यूनिट लेके आ जाए करो एक साथ में, 200 यूनिट के लोट लेके आया करो। तो बताओ मुझे ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे? सर बोले 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे बच्चों? बोले 5। टोटल 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 200 के कितने ऑर्डर देंगे? 5। आप अब क्वेश्चन ही बोल रहा है अपने को, क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो है 150 रुपए पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के कितने रुपए लगते हैं? 150 रुपए। तो बताओ 5 इंटू 150 टोटल कितना? बोले सर इंटू करके देख लो, 5 इंटू 150। आप खुद बताओ तो 750 आते हैं। दोबारा बताऊं, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आप कितने ऑर्डर दे रहे हो। जैसे 1000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, उसमें डिवाइड किसका कर दो, एक ऑर्डर कितने का ला रहे हो। सपोज 200 का ला रहे हो तो टोटल कितने ऑर्डर हुए? 5। एक ऑर्डर के 150 रुपए ले रहे हो तो टोटल कितनी कॉस्ट लगी ऑर्डरिंग की? बोले 750 सर। अच्छा, 2 कॉस्ट समझी अपन ने, परचेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट को नॉर्मली एनुअल यूजेज को किससे इंटू कर दो? परचेज रेट से। इसका लॉजिक भी मैंने बताया। दूसरी थी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है? एनुअल यूजेज में डिवाइड कर दो ऑर्डर साइज का, जितने का ऑर्डर दे रहे हो आप, और इनटू किससे कर दो, एक ऑर्डर की कितनी क्वांटिटी है। अगर आप एनुअल यूजेज 1000 है, उसमें एक ऑर्डर 200 का देते हो तो टोटल 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे, और एक ऑर्डर के 150 रुपए, तो 5 इंटू 150 टोटल कितने? 750। बच्चों समझ में आया सभी को? हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आइए, अब है ना इसमें तीसरी कॉस्ट भी होती है। कौन सी कॉस्ट होती है सर? कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट समझ नहीं आया। अच्छा, एक मिनट। अब आप रॉ मटेरियल को सबसे पहले दुकान पे गए, उससे खरीदा, ये कॉस्ट लगी, हमने मान लिया ये परचेज कॉस्ट होती है, ठीक है। दूसरी कॉस्ट होती है वहां से लेके आप कंपनी तक रॉ मटेरियल को लेके आए, तो इसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट होती है रॉ मटेरियल को रखने से रिलेटेड कॉस्ट, रख रखाव की कॉस्ट। आप इस रॉ मटेरियल को यहां से लेके आए और यहाँ पे गोडाउन पे रखोगे ना, उस रॉ मटेरियल को रखोगे तो सही, उस रॉ मटेरियल को रखने से रिलेटेड जितनी कॉस्ट लगती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। अच्छा सर एक बार बताइए, जैसे कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी होती है? तो कैरिंग यानी कि आपने वेयर हाउस ले लिया, वेयर हाउस, गार्ड, और भी कई चीज होती है, इंटरेस्ट। अगर आप देखो, ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट कॉस्ट जो आप वर्किंग कैपिटल वहां पे फिक्स कर रहे हो ना, आप अमाउंट को फ्रीज तो कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उस क्वांटिटी को फ्रीज कर रहे हो, क्वांटिटी के जो अमाउंट लगा उसको फ्रीज कर रहे हो, उस पैसे को वहां पे लेके कर रहे हो, लगा रहे हो, तो उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो भी कैरिंग कॉस्ट का ही पार्ट होता है। जैसे आपने 1000 यूनिट टोटल कितने में खरीदी थी? 15 से इंटू किया तो 15,000 में खरीद ली थी, तो ये 15,000 आपने अमाउंट फ्रीज कर दिया ना उस रॉ मटेरियल के चक्कर में, तो उस केस में 15,000 पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी कैरिंग कॉस्ट का
पार्ट है। सर समझ में आया। केयरिंग कॉस्ट में आप रख रखाव से रिलेटेड जितनी कॉस्ट होती है ना, उस मटेरियल को रखना, उसको उसके लिए गार्ड लगा दिया, उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, उससे जो पर्सन देखते हैं उनसे उनको सैलरी दे रहे हैं वो भी इंक्लूड होता है, ये सब चीजें इंक्लूड है। लाइटिंग लगी हुई है वेयर हाउस में वो भी इंक्लूड है, सब चीजें इंक्लूड है सर। केयरिंग कॉस्ट में मटेरियल से रख रखाव की मटेरियल के रख रखाव की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? केयरिंग कॉस्ट बोलते हैं। चलिए आइए आइए बच्चों, अब केयरिंग कॉस्ट कैसे निकालें? आप सपोज आप बोल रहे हो कि 200 यूनिट लेके आए हम। कितने यूनिट लेके आए? टोटल 200 यूनिट लेके आए। मुझे ये बताओ कि आपको कोई बोल दे कि 200 यूनिट आप लेके आए हो, बोले हाँ सर 200 यूनिट लेके आए। आपको कोई ये बोले कि आप 200 यूनिट को, एक यूनिट को कैरिंग करने की कॉस्ट जो है ना वो 5 रुपए है। कितनी है? 5 रुपए एक यूनिट को कैरिंग करने की कॉस्ट है। मतलब एक यूनिट रखोगे तो 5 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। चाहे कितने भी टाइम रखो 5 रुपए क्या करने पड़ेंगे? एक साल में एक यूनिट की 5 रुपए की कॉस्ट लगती है। तो मुझे बताओ 200 यूनिट के लिए कितनी लगेगी? तो बोले सर 1000। नहीं, आपको समझना होगा, एक ऑर्डर दिया 200 का। कितने का? 200 का। लेकिन वो यूनिट जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आज 200 यूनिट लेके आए, कल 190 हो जाएगी, फिर 180 हो जाएगी, फिर 170 हो जाएगी, फिर 160 हो जाएगी, ऐसे ऐसे होता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे यूनिट जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा क्या करना है, जितना ऑर्डर आप लेके आए हो उसमें डिवाइड कर दो 2 का। एवरेज ले लो, एवरेज यूनिट रहती है ये मानेंगे, तो डिवाइड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इंटू किससे? एक यूनिट को कैरी करने की कितनी कॉस्ट है? तो मैंने बोला कितना? 5 रुपए। तो बताओ कितना आया? तो बोले सर ये तो आ गई अपने 500 रुपए। अच्छा तो तीनों कॉस्ट समझे क्या? समझ में सही से आएगा तीनों कॉस्ट? अच्छा सर, हाँ सर तीनों कॉस्ट जो है हमें अच्छे से समझ में आ गई है। एक मिनट रुकिए। चलिए बच्चों देखिए, आप अब परचेज कॉस्ट थी अपनी 15,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 750 और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी? 500 रुपए। टोटल कॉस्ट पूछूं तो कितनी आई? बोले सर टोटल कॉस्ट अपने आ गई, टोटल कॉस्ट अपने आ गई सर 15,000 प्लस 750 प्लस 500, यानी कॉस्ट आ गई 16,200। अच्छा अब तक आपने क्या समझा? मटेरियल कॉस्टिंग में टोटल 3 टॉपिक्स है, परचेज पॉलिसी, स्टॉक लेवल और इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को इश्यू से रिलेटेड मेथड दे रखे, लिफो फिफो वेट एवरेज से रिलेटेड। सबसे पहला टॉपिक अपने उठाया था परचेज पॉलिसी। परचेज पॉलिसी में सबसे पहले मैंने बताया परचेज कॉस्ट क्या होती है। परचेज कॉस्ट होती है एनुअल यूजेज, पूरे साल में कितना यूज कर रहे हो उसको इंटू कर दो, एक यूनिट को परचेज करते हो तो कितनी कॉस्ट लग रही है, उससे अपने क्या आ जाती है? परचेज कॉस्ट आ जाती है। फिर सेकंड चीज अपन ने देखी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट को अपन ने निकाला कि नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। सबसे पहले 1000 यूनिट खरीदना है और एक ऑर्डर दे रहे हो 200 का, तो टोटल 5 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और उसको इंटू किससे कर दिया अपन ने? उसको इंटू कर दिया एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, वो है 150, टोटल आ गया 750। ये क्या आ गया अपना? ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर देखा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में मैंने ये बताया कि कैरिंग कॉस्ट में जितना ऑर्डर साइज है, जितने का ऑर्डर साइज आप ला रहे हो, जैसे 200 यूनिट लेके आ रहे हो, उसमें डिवाइड कर दो 2 का। 2 का क्यों किया था अपन ने? मैंने बताया था कि जितनी यूनिट ला के रखते हो ना वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इस वजह से डिवाइड किसका कर दो? 2 का। और इंटू किससे करो? 5 से। इंटू किससे करो? 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि एक यूनिट को कैरिंग करने की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। तो इससे अपने पास कितना आ गया था? 500। और टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ गई थी? 16,250। बताओ सबको समझ में आया क्या? सबसे पहले तो अपन ने कॉस्ट निकालना सीखा था बच्चों, कॉस्ट में ये सब चीजें देख ली। चलिए आइए, लेकिन एक चीज मैं आपको पूछूं, अभी जैसे इतना पढ़ा है, इसमें एक चीज मैं पूछता हूं आपसे। देखो आपको मुझे ये बताना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज कम होने से ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी? सर समझ नहीं आया, दोबारा पूछो, ऐसे नहीं समझ में। देखिए आइए, मैं ये बोल रहा हूं ऑर्डर साइज, ऑर्डर
ये पेन चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट रुकिए। ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज कम है और ऑर्डर साइज ज्यादा है। ऑर्डर का साइज मतलब एक ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का दे रहे हैं, सपोज मान लो कम क्वांटिटी का दे रहे हैं और मान लो कि ज्यादा का दे रहे हैं, ठीक है, 200 से कम, 200 का 200 से ज्यादा। मुझे बताओ ऑर्डर साइज कम रहता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है क्या? नहीं सर, उल्टा इफेक्ट होता है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं ऑर्डर साइज को 300 कर दूंगा ना, तो अभी ये जो कॉस्ट है ये कम हो जाएगी अपने आप। कैसे कम हो जाएगी? देखिए 1000 डिवाइड बाय कितना, 300 कीजिए एक बार, इंटू किससे करो, 150 से, तो कितना आया, 500 रुपए। कम हो गई ना। देखो ऑर्डर साइज को कम करने से अपनी ऑर्डर साइज को कम करने से अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाती है। ऑर्डर साइज को कम करने से अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऑर्डर साइज को ज्यादा करने से अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बताओ समझ में आएगा? अगर आप अपने ऑर्डर साइज को कम करते हो, जैसे इसको 200 से मैं 100 ले आता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1000 डिवाइड बाय 100 करो, इंटू किससे करो, 150 से, तो 1500 हो गई। अगर इसको मैं ऑर्डर साइज को बढ़ा के 300 कर देता हूं, तो 1000 डिवाइड बाय किससे, 1000 डिवाइड बाय करो 300 से और इंटू किससे करो, 150 से, तो कितना आया, 500। तो मतलब सर उल्टा इफेक्ट होता है। ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या होता है, उल्टा इफेक्ट होता है। नॉर्मल सी बात है यार, आप एक तो 100 करके टुकड़े लेके आ रहे हो, जैसे 1000 यूनिट लाने हैं आपको और आप 100 करके ला रहे हो, तो बताओ कितने चक्कर देने पड़ेंगे, 10 चक्कर देने पड़ेंगे। और एक आपको 1000 यूनिट लेके आनी है, वो 300 करके टुकड़े लेके आ रहे हो, तो कितने चक्कर देने पड़ेंगे, 3 चक्कर के लमसम में आ जाएंगे, वो 3-4 चक्कर जो भी होते हैं उतने में आते हैं। बताओ तो फिर कॉस्ट किसमें कम पड़ेगी? 150 रुपए एक चक्कर के लगते हैं, एक चक्कर के 150 रुपए पेट्रोल फूंक देते हैं, पेट्रोल 150 रुपए का लग जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 150 रुपए लग जाती है। तो बताओ सर बोले ऑर्डर साइज अगर कम है ना तो क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। अगर ऑर्डर साइज ज्यादा है ना तो जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, उल्टा इफेक्ट होता है। अच्छा कैरिंग कॉस्ट में बताओ, अच्छा सोच के बताना, कैरिंग कॉस्ट में क्या होगा? सर कैरिंग कॉस्ट में देखो, कैरिंग कॉस्ट में अगर ऑर्डर साइज अभी 200 है, इसको 300 कर दूं मैं, कितना कर दूं, 300, तो 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 5, तो बताओ नॉर्मल सी बात है कितना हो जाएगा ये, तो 150 इंटू 5 करो, 300 डिवाइड बाई 2 इंटू 750 हो जाएगा। सर बढ़ गई, सर और कॉस्ट जो है ना वो कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई है। कैरिंग कॉस्ट कैसे बढ़ गई? क्योंकि अपन ने ऑर्डर साइज को बढ़ाया है। तो ऑर्डर साइज अगर बढ़ा तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑर्डर साइज अगर बढ़ा तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ऑर्डर साइज जो है ना अगर कम हुआ तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा इसका सीधा रिलेशन होता है, जैसे ऑर्डर साइज को मैं 100 कर दूंगा ना, तो 100 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना, 5, कितना आया, 50 इंटू 5, 250 आ गया सर, 250। तो बताओ समझ में आ गया आपको ये चीज? दोबारा बताऊं एक बार के लिए, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट में ऑर्डर साइज का उल्टा इफेक्ट होता है। कैसे? जैसे अगर आप ऑर्डर साइज को कम करते हो ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, ऑर्डर साइज को कम करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। इसका एग्जांपल भी लिया था, जैसे अपन 200 से 300 कर देते हैं ना तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, 1500 आ रही थी शायद, 1500 रुपए हो जाएगी। और नहीं सॉरी, अगर इसको ऑर्डर साइज को बढ़ा रहे हैं तो 1000 डिवाइड बाई 300 कर रहे हैं ना अपन, 1000 डिवाइड बाई 300 इंटू किससे, 150 से, तो कॉस्ट तो क्या हो रही है, कम हो रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो अगर ये बढ़ रहा है ना ऑर्डर साइज तो कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। और ऑर्डर साइज कम हो रहा है ना तो कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। बताओ समझ में आएगा सबको? इजी है ना। तो ऑर्डर कॉस्ट और ऑर्डर साइज का अपोजिट रिलेशन होता है, और वहीं कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर साइज का बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो इधर देखो, अब अपने को क्या करना होता है कि अपने को ये सोचना होता है। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है ईओक्यू का। अच्छा ईओक्यू, ईओक्यू इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
इसका मतलब होता है कि कितने का ऑर्डर करें अपन, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें कि जो कि अपनी कॉस्ट कम से कम। आप मुझे बच्चों सोच के बताइए कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी का कॉस्ट करें, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें ताकि अपनी कॉस्ट कम से कम। एक मिनट, एक अब है ना, आप सोचने बैठोगे ना तो आप बोलोगे कि साइज ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से देखोगे तो आप बोलोगे सर साइज को क्या किया जाए, साइज को आप ज्यादा कर लो, साइज को आप क्या कर लो, ज्यादा कर लो, इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन कैरिंग कॉस्ट का देखोगे आप तो कैरिंग कॉस्ट में आप क्या बोलोगे, सर साइज को कम कर लो जिससे क्या हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो बोले सर दोनों को अब क्या कर सकते हैं, देखो लड़ाई होगी ना यहाँ पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बोल रही है मैं तो कम जब होंगी जब आप ऑर्डर साइज ज्यादा दोगे, और कैरिंग कॉस्ट क्या बोल रही है कि मैं तो कम जब होंगी जब तुम ऑर्डर साइज कम दोगे। तो इसमें लड़ाई होगी दोनों में। तो अब देखो, तो इसको बराबर रखना पड़ेगा अपने को, किसको बराबर रखना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट को और ऑर्डरिंग कॉस्ट को। अगर कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हुई ना तो वो सबसे कम मतलब कम कॉस्ट होगी वहां पे मटेरियल की, सबसे कम कॉस्ट पे वहां पे मटेरियल अपने पास आ जाएगा। उतनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब उतनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए आपको। आइए, तो सर इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को बराबर करना है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ कितनी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सर एनुअल यूजेज, एनुअल यूजेज डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इज इक्वल टू सॉरी एक मिनट रुकिए, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा ये चीज अपन ने ऊपर समझ ली थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जब निकाल रहे थे ना तो ये चीजें अपन ने समझ ली थी। ऐसे कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपके ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इंटू किससे, सी से। सर समझ में आया, ये दोनों को बराबर करना है अपने को। क्यों, क्योंकि एक तो बोल रही है कि ऑर्डर साइज ज्यादा दो तो मैं कम होंगी, एक बोल रही है कि जब ऑर्डर साइज कम दोगे तो मैं कम होंगी। तो इस वजह से अपने को क्या करना है, टोटल बराबर रखना है। चलिए आइए अब बराबर करें तो बताओ इसको बराबर करने में क्या फॉर्मूला निकल के आएगा। इधर ले आओ ऑर्डर साइज को, इधर लाओ इस ऑर्डर साइज को या तो उधर ले जाओ। तो एनुअल यूजेज को ए लिख दो, सिर्फ क्या लिख दें, एनुअल यूजेज को शॉर्ट में ए लिख दो। ए इंटू ओ इज इक्वल टू ऑर्डर साइज को ओ एस लिख दो, ओ एस इंटू ओ एस, और ये सी को क्या करो इधर ले आओ। तो ये इंटू में थी डिवाइड में चली जाएगी सी, और 2 को क्या कह रहे हो ऊपर ले आओ 2। तो बताओ क्या फॉर्मूला हुआ, ओ एस स्क्वायर, ऑर्डर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना। तो बोले सर ऑर्डर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी। तो बताओ ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए। तो बोले सर इसका रूट कर दो 2AO अपॉन सी। बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है, आपको एग्जाम में ये नहीं समझाना है, बट मैं तो आपको लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इस वजह से इस फॉर्मूले को समझाया है। बाकी इस फॉर्मूले को इस तरह से फॉर्म किया गया है, आपको तो सिर्फ याद रखना जो है वो है कि EOQ ऑर्डर साइज मतलब कम से कम कॉस्ट कौन से ऑर्डर साइज पे लगेगी, कितनी क्वांटिटी खरीदे हैं जिसमें कॉस्ट कम से कम लगे, वो वाले क्वांटिटी क्या होती है, EOQ होती है। EOQ का मतलब ये होता है कितनी क्वांटिटी खरीदे जिसमें कॉस्ट कम से कम हो। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के अपन ने सोल्व किया। क्या देखा ऊपर, अपन ने रिलेशन देखा सबसे पहले कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो जब भी कम होती है जब ऑर्डर साइज ज्यादा हो, और कैरिंग कॉस्ट जब भी कम होती है जब ऑर्डर साइज क्या हो, कम हो। तो अपन ने कहा कि बराबर रखो, झगड़ा मत करो, इनको बराबर रखा जाए। तो इनको बराबर रखा तो अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आया 2AO अपॉन सी, जो कि EOQ का फॉर्मूला है। आपको तो सिर्फ याद रखना है कि EOQ का फॉर्मूला क्या है, 2AO अपॉन सी। सर हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से फॉर्मूले लिखने हैं और क्या करना है वो बताइए। चलिए आइए बच्चों, चलिए EOQ सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे अपन EOQ का 2AO अपॉन सी। सबसे पहला फॉर्मूला
EOQ का, ये समझ लिया था अपन ने किस तरह से बना, लेकिन आपको याद यही रखना है 2AO/C। ए मतलब तो होता है एनुअल यूजेज, ए इज इक्वल टू एनुअल यूजेज, और ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी का मतलब होता है केयरिंग कॉस्ट, सी का मतलब केयरिंग। आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, इनका मीनिंग्स में भी मैंने बता दिए सही से। अब मैंने बताया कि इसमें 3 तरह की कॉस्ट होती है, यहां पे देख लीजिए, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट होती है। आइए 3 तरह की कॉस्ट होती है ना, एक मिनट, 3 तरह की कॉस्ट, चलिए चलिए एक सेकंड बच्चों, चलिए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में मैंने क्या बोला आपको, टोटल कॉस्ट जो है वो 3 तरह की होती है। 3 तरह की कौन सी, सबसे पहली कॉस्ट होती है परचेज कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट जो होती है वो होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरी जो कॉस्ट आपकी होती है वो होती है केयरिंग कॉस्ट, केयरिंग। अच्छा, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला अपन ने देखा था, एनुअल यूजेज इनटू परचेज रेट। दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट का था एनुअल यूजेज, पूरे साल में जितना यूज हो रहा है उसमें किसका डिवाइड कर दो, बोले सर EOQ या फिर ऑर्डर साइज, इनटू किससे, बोले सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, केयरिंग कॉस्ट का अपन ने फॉर्मूला देखा, वो था EOQ या फिर ऑर्डर साइज भी बोल सकते हो, EOQ की जगह ऑर्डर साइज भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2 इंटू C। सर अपन ने टोटल अभी तक